हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एलन मेजर सीरीज। इसमें टेस्ट पहला हुआ था और क्लास 11th फुल सिलेबस आया था। तो इसमें हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बॉटनी के। सबसे पहले हम बॉटनी कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस 11th क्लास के, जो 19 तारीख को हुआ था, 19 जनवरी। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले अपने बारे में बता दूँ। आई एम रघुवंश, जो आप जानते ही हैं मेरे बारे में। जो नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जो टेलीग्राम से आए हैं उनको पता ही है मेरा। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास 11th का सिलेबस क्या था, बॉटनी और जूलॉजी दोनों का, जो एलन मेजर टेस्ट सीरीज में आया है उसको देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे आंसर से पहले अपना आंसर नोटबुक पर लिख लेना और उसके बाद अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करना। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो इस बात को ज़रूर बताना। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक नामकरण का महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, यह सुनिश्चित करता है कि एक जीव केवल एक नाम से पहचाना जाएगा। जी हाँ, ये सुनिश्चित करता है, सही बात है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें बोला गया है एक वैज्ञानिक नाम एक ही जीव को दिया जाता है। ये भी सही बात है, एक वैज्ञानिक नाम एक को ही दिया जाएगा। एक वैज्ञानिक नाम किसी दो का नहीं हो सकता, ये भी सही बात है इसमें। ठीक है। दुनिया भर में एक जीव का वर्णन दो वैज्ञानिक नामों से किया जा सकता है। दुनिया भर में एक जीव का वर्णन दो वैज्ञानिक नाम से नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा फिर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट और सेकंड में दोनों दिए हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर दो में बोला है निम्न में से किस वर्गीय समवर्ग में जीव एक दूसरे से न्यूनतम समानता रखते हैं। न्यूनतम समानता किस वर्ग में रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो रखते हैं वो जाति में रखते हैं। उसके बाद जाति, वंश, कुल, फिर गण और फिर वर्ग। तो इसमें वर्ग आया है, तो वर्ग ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें न्यूनतम समानता रखते हैं। सबसे अधिक इसमें रखते हैं जाति, फिर उसके बाद वंश फिर कुल फिर वर्ग। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। इस तरह से चलता है। सबसे ज़्यादा जाति और ऊपर की तरफ जैसे चलते जाएंगे वो कम होता जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है वर्गीकरण पद्धति में सम्मिलित नहीं है। तो वर्गीकरण पद्धति में क्या सम्मिलित नहीं है। पहला है पहचान, दूसरा है नामकरण और तीसरा ऑप्शन है वर्गीकरण। चौथा है पर्यावरण और जीवों के बीच विकास संबंध। ये चौथा ऑप्शन जो है पर्यावरण और जीवों के बीच संबंध, विकासी संबंध, ये सम्मिलित नहीं है। ऊपर के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को पद्धति में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा वर्गीय पदानुक्रम में वृद्ध श्रेणी नहीं है। तो वर्ग ये तो श्रेणी है, और उपजगत, सब किंगडम, इसको भी देखते हैं। प्रभाव ये भी है, प्रभाग, डिवीज़न, गण भी है। उपजगत नहीं है, ये हमारे सब किंगडम नहीं होता, ओनली किंगडम होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्न में से दो असमान कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। किसमें असमान कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। तो डिक्टोटा में तो नहीं है, डिक्टोटा यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यूग्लिना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कवक के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो कवक के वर्गीकरण का आधार क्या नहीं है। तो कवक जाल की आकृति ये तो है, और जी जीवाणु निर्माण की प्रक्रिया ये भी सही है। पोषण की प्रक्रिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये नहीं है इसका। पुरान का फ्रूटिंग बॉडीज ये भी सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया कौन सा एक लिंगाश्री जिम्नोस्पर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा एक लिंगाश्री यानी कि डायोसियस जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म इज साइकस इज डायोसियस गाइनोशियम सॉरी गाइनोस्पर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है निम्न में से कौन सा विषम बीजाणु फर्ण है। विषम बीजाणु फर्ण जो है आपका साल्विनिया और सिलेजिनेला। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसको दोनों को ही देख लेना, ये दोनों ही कंफ्यूज करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, साल्विनिया नहीं जाएगा, साल्विनिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि ढालनुमा बीज पत्र जो मक्का के बीज में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं स्कूटेलम। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किस फूल में अंडाशय के अंदर आभासी पट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरसों में आपका ये पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा एक मटर के पुष्प का लक्षण नहीं है। तो उभयलिंगाश्री मटर इज बाइसेक्सुअल, ये सही है। एक व्यासमिति ये भी सही है। और अधोवर्ती इन्फीरियर ओवरी ये गलत है इसका। ठीक है, इन्फीरियर ओवरी नहीं आता इसका। ठीक है, और पोलीपेटलस ये भी सही है, विमुक्त दली ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका रॉन्ग हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को करने में हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है मटर के पौधे में क्या सम्मिति होती है। रेसिमोस या साइमोस, यानी कि सम्मिति होती है कि ससीमाक्षी या असीमाक्षी। तो मटर के पौधे में होती है रेसिमोस यानी कि असीमाक्षी। और पुष्पक्रम कैसा है, पुष्पक्रम तो हो गया असीमाक्षी रेसिमोस। और पुष्प कैसे पाए जाते हैं, एक व्यास सम्मिति पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यास सम्मिति दोनों में दिया जाता है, ये इधर भी था ये, इसको यहाँ से भी एक व्यास सम्मिति और यहाँ पर भी एक व्यास सम्मिति। ठीक है, दोनों में था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, निम्न कथनों को पढ़िए और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड का हमें आंसर देना है क्या है। ठीक है, एक वाद्य पुंकेसर स्टिमिनोइड कहा जाता है। एक वाद्य पुंकेसर को स्टिमिनोइड कहा जाता है, ये बात सही है, स्टिमिनोइड ही कहा जाता है। जब पुंकेसर दलों से संगलित हो जाते हैं तो उन्हें बैंगन जैसे पादपों में दलग्न कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। फिर देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 114 इसमें बोला गया है निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी कीजिए। एक क्या है, प्रकार डैश प्रकार के संवहन फूलों में जाइलम व फ्लोएम संवहन फूलों की समान त्रिज्या पर स्थित होते हैं। तो कौन संयुक्त होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संयुक्त प्रकार के संवहन फूलों में जाइलम और फ्लोएम संवहन फूलों की समान त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जल गुहिका पाई जाती है। जल गुहिका किसमें पाई जाती है, मक्के के तने में पाई जाती है जल गुहिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोला गया है, रंध्रीय तंत्र बना होता है, किसका बना होता है रंध्र, केवल रंध्रीय छिद्र का नहीं तो गलत है। रंध्रीय छिद्र तथा द्वार कोशिका ये भी गलत है। सहायक कोशिका का ये सही है, सहायक कोशिका का बना होता है रंध्रीय तंत्र। ठीक है, ये गलत है, दोनों ही इनका किसी का नहीं होता, केवल सब्सिडरी सेल्स का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 द्विबीजपत्री जड़ की वलकुट की आंतरिक परत होती है। नहीं गलत, 1 मिनट रुक जाना इसको। 116 का केवल रंध्रीय छिद्र का, इसका पहला ऑप्शन तो गलत है, इसका तो उत्तर नहीं। केवल रंध्रीय छिद्र तो इसमें आने का नहीं, केवल रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका और सहायक कोशिका, हाँ इन तीनों का ही बना होता है। सॉरी गलत हो गया था, इन तीनों का ही बना होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जाएगा, रंध्र छिद्र तथा द्वार कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, द्विबीजपत्री जड़ की वलकुट की आंतरिक परत होती है, कैसी होती है आंतरिक परत? इसकी परिरंभ हाइपोडर्मिस या अंधचर्म एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पत्तियों का पर्णमध्योतक किसका घटक, पर्णमध्योतक किसका घटक है? पर्णमध्योतक जो होता है वो भ्रूण उत्तक तंत्र का घटक होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, थाइलेकोइड की झिल्ली, थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ल्यूमेन, अवकाशिका बोलते हैं उसको, ल्यूमेन होती है उसमें। ठीक है, स्ट्रोमा नहीं होने की, स्ट्रोमा इसमें गलत हो जाएगा, स्ट्रोमा नहीं होती, वो अवकाश होती है ल्यूमेन। कोलेजन की ट्रिपल कुंडली संरचना जो कि 1954 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा प्रोटीन की संभावित संरूपणों को किसकी सहायता से विश्लेषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्रन प्लॉट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, क्रोमेटिन में होता है, क्या होता है क्रोमेटिन में? नॉन हिस्टोन, हिस्टोन और डीएनए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी होता है। निम्न मिलान को छांटना है, इनको हमें करेक्ट सही मिलान को छांटना है, इनमें से कौन सा सही है? तो मध्यावस्था गुणसूत्रों का अध्ययन नहीं, तो गलत है, मध्यावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन नहीं होता। अगला बोला गया कि पश्चावस्था में गुणसूत्रों का विघटन, एनाफेज में गुणसूत्रों का विघटन, ये सही है। गुणसूत्रों का जो विघटन होता है वो एनाफेज में होता है। अगला बोला है कि अंतावस्था में डीएनए का संश्लेषण नहीं है, तो ऐसा अवस्था में डीएनए सिंथेसिस ऐसा अवस्था में होता है, और ऐसा अवस्था में गुणसूत्र का, ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 123 पे 123 में बोला गया है, केंद्रीय आवरण का पूर्ण विघटन समसूत्र विभाजन की किस अवस्था की शुरुआत को चिन्हित करता है? मेटाफेज को शुरुआत करता है, किस अवस्था की शुरुआत? तो मेटाफेज की शुरुआत में केंद्रक आवरण पूर्ण विघटन हो जाता है, और प्रोफेज में यानी पूर्व अवस्था में शुरू होने लगता है विघटन। केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन नहीं होता, लेकिन शुरू में विघटन होने लग जाता है और लास्ट तक पूर्ण विघटन हो जाता है। और अब 124, 124 क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन वृहद जैव अणु नहीं है? कौन वृहद जैव अणु नहीं है? तो लिपिड जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, माइक्रो नहीं मैक्रो, वृहद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, 125 में बोला गया है कि अनुचित इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है, तो पाल्मेटिक अम्ल इज और फैटी एसिड, ये तो सही है, पाल्मेटिक अम्ल वसा अम्ल है। ठीक है, सीरीन एमिनो अम्ल, सीरीन एमिनो अम्ल है, सीरीन का एमिनो अम्ल है, ये भी सही है। फिर बोला है कि यूरेसिल इज न्यूक्लियोसाइड, नहीं न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो लेसिथीन इज फॉस्फोलिपिड, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैचिंग करनी है, क्वेश्चन नंबर 126 में मैचिंग है, तो मैचिंग करते हैं 126 का। क्वेश्चन नंबर 126 मैचिंग। टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन होता है एब्रीन, टॉक्सिन होता है एब्रीन। ठीक है, और फिर हमारे लेक्टिन्स, लेक्टिन्स होता है कॉन्केवेलिन ए, सही है, लेक्टिन्स कॉन्केवेलिन ए। और वर्णक पिगमेंट इज कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स पिगमेंट होता है, ये कि पिगमेंट। और ड्रग्स हमारा कुर्कुमिन, कुर्कुमिन हमारा ड्रग्स होता है। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 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 फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 में 127 में क्या बताया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में निम्न में से कौन सा एक विषम संबंधी विषम परिणता का उदाहरण नहीं है? विषम परिणता का उदाहरण नहीं है कौन? कपास, कपास तो है, धनिया भी है, और
लार्कस्पर भी है, तो बटरकप नहीं होता है इसका, ठीक है, विषमपन्नता नहीं होती इसमें। परिवर्तन दो प्रक्रियाओं का योग है, तो परिवर्तन कौन सी दो प्रक्रियाओं का योग है? ये है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, यानी कि वृद्धि और विभेदन का ही ये दो प्रक्रियाओं का हुआ योग होता है, परिवर्तन, वृद्धि और विभेदन। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में क्या बोला गया है? हमें राइट ऑप्शन करने में पता करना है कि कौन सा, इनको पढ़ते हैं उसके बाद में दिया गया कौन से कथन इनमें हमारे सही हैं और कौन से कथन हमारे इनमें गलत है, हमें छांटने हैं। इनके नीचे आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ये रहे ऑप्शन इनके हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इनको सही और गलत के बारे में हम यहीं पे लिख लेंगे कौन सही और कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए में दिया गया है आम को पो एलएस गन में रखा गया है, नहीं, पो एलएस गन में नहीं रखा गया आम को, ये गलत है। दूसरा बोला है रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी जीवाणु विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ये सही है यहाँ तक, ठीक है। ऑक्सीकरण करते हैं, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक का ही करते हैं, जैसे कि नाइट्राइड तथा अमोनिया ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निकलने वाली ऊर्जा को एटीपी के निर्माण में एटीपी के निर्माण में करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर तीसरे में बोला गया है एस्कोमाइसीटीज के सदस्य केवल परजीवी होते हैं, नहीं, केवल परजीवी नहीं होते हैं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, केवल परजीवी गलत है, इसलिए एक सिट्रिक अम्ल चक्र में 2 NADPH2 तथा एक FADH2 का निर्माण होता है, नहीं, ये भी गलत है। पायरुविक अम्ल प्लस कोएंजाइम A प्लस NADH प्लस H प्लस Fe2 प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH बनाते हैं क्या? ये गलत है, ये भी गलत है। एक मिनट ऑप्शन चेक करता हूँ और मैं इसके भी केवल बी सही, केवल बी सही है ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल बी सही है, ठीक है, केवल बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 में क्या है, मैचिंग है, ठीक है। 130 में मैचिंग दी हुई है, मैचिंग करते हैं कि मैचिंग किसका क्या आएगा, तो इसकी मैचिंग करते हैं, मैचिंग देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। इसमें हमें दिया गया है देखिए इसके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं तो उनको हम बताना है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो की थी चार्ल्स डार्विन और फ्रांस डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांस डार्विन ने करी थी। जिब्रेलिन की जो खोज करी थी वो करी थी क्रूसोवा ने करी थी जिब्रेलिन की खोज। और एथिलीन की जो खोज करी थी वो करी थी H कजिन्स ने। और साइटोकाइनिन की जो खोज की थी वो की थी मिलर और उसके सहकर्मियों ने करी थी इसकी खोज, ठीक है। तो इसका है 4 गया, 3rd गया, 2nd और 1st, ठीक है, 4 3rd 2nd 1st, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3rd 4। ऑप्शन नंबर केवल एक में था, 1st से ही इसका आंसर आ जाता था, 1st 2nd इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, केवल एक में ही 1st से ही मिल रहा था हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन नंबर 131 कथन और कारण, ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है इसमें, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा बस इंग्लिश वाला भी इधर से दिख जाता है ऐसे, ठीक है, तो उसको सेट कर देता हमें। तो कथन में दिया गया क्लोरोफिल ए की अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर
व्यापन नहीं होता, पूर्णतः परस्पर व्यापन नहीं होता। ये भी बात सही है, पूर्णतः व्यापन नहीं हो पाता। अधिकतम प्रकाश संश्लेषी स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्ध्यों पर भी संपन्न होता है। ये बात सही है। जो अधिक है वो नीले और लाल क्षेत्र में संपन्न होता है अधिकतम, और जो बाकी कुछ बचा हुआ है वो अन्य तरंगदैर्ध्यों पर संपन्न होता है। तो कथन और कारण को दोनों को जोड़ते हैं, वैसे दोनों सही हो गए, तो दोनों सही है, ये तो बात सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कथन कारण को स्पष्टीकरण कर रहा है नहीं कर रहा। तो क्लोरोफिल एक ही अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन नहीं करता, क्योंकि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होते हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्ध्यों पर भी संपन्न होते हैं। तो इसमें अगर हम क्यों के बीच में लगा के देखते हैं, बिकॉज, ये कुछ दो तीन वर्ड होते हैं, इनको लगा के अगर स्पष्टीकरण सही हो रहा है तो स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। तो इसमें स्टेटमेंट की व्याख्या में दे रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, व्याख्या दे रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, व्याख्या नहीं करता तो व्याख्या ही करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जाएगा, व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रम से C3 और C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद C3 बनता है PGA बनता है, और C4 में बनता है OAA। ठीक है, OAA बनता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 133 क्वेश्चन नंबर 133 में बोला है किण्वन तथा वायवीय श्वसन के संदर्भ में सही नहीं है। तो किण्वन में ग्लूकोज का केवल आंशिक विघटन ही होता है, ये बात सही है, केवल आंशिक विघटन ही होता है ग्लूकोज का, और वायवीय परिस्थितियों में तुलनात्मक रूप से अधिक ATP अणु उत्पन्न होते हैं, ये भी सही बात है। तीसरे में बोला है किण्वन में एक अणु सुक्रोज के पायरुविक अम्ल में अपघटन के दौरान केवल 2 ATP का उत्पादन का होता है, केवल 2 ATP का नहीं, ये गलत है, केवल 2 ATP का उत्पादन होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया वायवीय श्वसन में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण तेजी से होता है, ये बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या बोल रहा है, बोला गया है कि ऑक्सीगारी फॉस्फोरिलीकरण में किस कॉम्प्लेक्स में 2 कॉपर केंद्र होते हैं। तो 2 कॉपर केंद्र जो होते हैं हमारे, वो कॉम्प्लेक्स 4 में होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है, हम पाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एक चरण ऐसा होता है जब H+ का निर्माण NAD+ से होता है, तो यह होता है जब फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में परिवर्तित होता है, नहीं, ये तो नहीं है इसका। ठीक है, फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं है। जब फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट नहीं, ये भी नहीं, ये गलत है ये भी। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है, ये सही है इसका। जब फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट में बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है तो NAD+ का निर्माण NAD+ से होता है, ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शनल आ गए हैं पे, कौन सा अभी ने 15 में से कोई सी 10 करनी होती है, वो भी ऑप्शनल सेक्शन B। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 इसमें बोला गया कौन सा पद वर्गीकरण में प्रयुक्त श्रेणियों का आरोही क्रम है, आरोही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो इसी पे था कि सबसे अधिक समानता किसमें होती है और न्यूनतम समानता किसमें होती है। तो जाति में सबसे अधिक समानता होती है, और जाति से जब तुम जगत की तरफ जाओगे तो समानताएं घटती जाती हैं। तो जाति में सबसे ज़्यादा समानता होती है। उसके बाद वंश, जाति, वंश,
वंश के बाद आता है कुल, गण आगे गलत है, ठीक है। जाति गण गलत है, जाति वंश, कुल गण वर्ग संघ और जगत, प्रभाग यानी कि संघ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बोला है वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था और उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी व शाख में वर्गीकृत किया गया था। और इन्होंने जो एनिमल किंगडम, एनिमल को जो है इन्होंने आरबीसी की प्रेजेंस और अब्सेंस पर वर्गीकरण किया था एनिमल्स का, ठीक है। और ये प्लांट्स का इन्होंने वृक्ष, झाड़ी व शाख में वर्गीकरण किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। चलो इसमें देखते हैं, निम्न में से कितने शैवाल लाल शैवाल हैं? तो कितने शैवाल इनमें से लाल शैवाल हैं, हमें इसमें बताना है। चलिए देखते हैं कौन सी लाल शैवाल है इनमें। चलिए देखते हैं इसके, ठीक है। इसमें जो मैं दिया हुआ है इसमें ऑप्शन देखते हैं। मैंने इसको याद किया हुआ है GGPP से, GGPP, ये 4 एग्जाम्पल है इसके। जिलेडियम, और एक दूसरा इसमें जी दिया ही नहीं तो कोई ढूंढने देखने नहीं में। फिर P पॉलीसाइफोनिया और फायरा, ठीक है। 3 दिए हुए में, तो इसका एक ये भी दिया है पोलिट्राइकम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 इसमें जो है वो लाल शैवाल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 में डायग्राम में इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको बताना है कौन सा सही है इसका और कौन सा गलत है। तो यह एक विषम बीजाणु होता है, हेटेरोस्पोरस है, ये सही है, ये हेटेरोस्पोरस ही है, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सा कोई ऑप्शन इसका। आगे स्टेटमेंट आगे, फिर हमारा कथन और कारण। कथन और कारण में क्या बोला गया है इसमें देखते हैं। सीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम सीमित वृद्धि करता है। साइमोस प्रकार का जो होता है सीमित वृद्धि ही करता है, सही है ये इसका, ठीक है। सीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पुष्प पर समाप्त हो जाता है। मुख्य अक्ष जो है वो पुष्प पर, मुख्य अक्ष जो है ये यहाँ पर पुष्प आ जाएगा और ये पुष्प पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में आकर। तो ये बात सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है इसका, इसीलिए इसको सीमित वृद्धि होती है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही स्पष्टीकरण सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 में डायग्राम दिया है, ये पूछ रहा है कि किसका है ये जो प्रेजेंटेशन है, बीजांडन्यास है किसका है, किस पादप का है बीजांडन्यास। तो बीजांडन्यास जो है ये सूरजमुखी का, सनफ्लावर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है, घास पत्तियों की ऊपरी सतह पर बड़ी खाली रंगीन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बुल्लीफॉर्म सेल। बुल्लीफॉर्म सेल ऑप्शन नंबर 4 इनके आवर्धत्वक कोशिकाएं, ठीक है ना। बुल्लीफॉर्म सेल्स याद रखना है, ज़्यादा आसान होता है इंग्लिश में इसका, बुल्लीफॉर्म सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 में क्या दिया गया है, माइक्रोप्लाज्मा में केवल 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की सबसे छोटी कोशिका होती है, सही है। और जीवाणु का साइज जो है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ये भी सही है। और आरबीसी रक्त कोशिकाओं की त्रिज्या लगभग 7 नहीं, त्रिज्या नहीं, व्यास होता है ये, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है तो त्रिज्या गलत है, ये व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, केवल सी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 में दिया गया है, केंद्रीय आवरण 2 समांतर झिल्लियाँ रखता है। केंद्रीय आवरण जिनके बीच में अवकाश जो परिकेंद्रीय अवकाश कहलाता है, और यह लगभग कितना होता है? यह 100 से 500 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100 से 500 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 145,
क्वेश्चन नंबर 145 में क्या दो डायग्राम है, इनको बताना है कौन सा फेज है। दोनों ही अर्धसूत्री अवस्था की फर्स्ट स्टेज है, ये दोनों अर्धसूत्री वन की स्टेज है दोनों ही, ठीक है। अब कौन सी हैं, प्रोफेज मेटाफेज ये तो होगी हमारी मेटाफेज और ये होगी हमारी एनाफेज 1 और मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 एनाफेज 1 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम है, इसके बारे में देखते हैं कौन सा असत्य है। इसने बोला है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट देखना है हमें कौन सा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। इंग्लिश में भी दिख रहा है, ठीक है, दोनों तरफ दिख रहा है। केवल एक अपचायक शर्करा है तो सही है, ठीक है। और अगले बोला है कुछ 6 अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बंध हैं, ये भी सही है इसमें। और अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बंधों की संख्या अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बंध से ज़्यादा 16 ग्लाइकोसिडिक बंधों की संख्या अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बंध से ज़्यादा है, नहीं ये गलत है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जी प्रत्येक शाखा अपचायक नॉन रिड्यूसिंग सिरे के साथ खत्म होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 में हमें स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ के और बताना है। इसको इंग्लिश में कर ले, अब इंग्लिश में भी तो सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। पहला बोल रहा है इथाइलिन मूल वृद्धि एवं मूल रोम निर्माण को प्रोत्साहित करता है। मूल वृद्धि और मूल रोम को ही प्रोत्साहित करता है, सही है इथाइलिन। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन होता है, साइटोकाइनिन ये भी सही है। 2,4-D एक बीजपत्री खरपतवार को मारने एक बीजपत्री खरपतवार को मारने में प्रयुक्त होता है, नहीं ये द्विबीजपत्री को मारने में यूज होता है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। केवल एक सही है, 2 गलत है, ये तो गलत ऑप्शन। केवल 2 गलत है, नहीं। केवल ए सही है, नहीं ये भी नहीं है। केवल 3 गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 148 में स्टेटमेंट दी है, इनको हम बताना है, कथन पढ़ने और सही इनमें बताने। तो 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है, परंतु परिपक्व एक बीजपत्री बीजों को प्रभावित नहीं करता, ये सही बात है, ठीक है। यहाँ पर सही बोला है। ऑक्सीन शीघ्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है, नहीं ये शीघ्र प्रधानता से छुटकारा नहीं दिलाता ऑक्सीन। जुगलिनोइड के वर्णक कुछ पादपों के वर्णक के समान होते हैं, सही है। डायनोफ्लेजिलेट में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है डायनोफ्लेजिलेट में, यस ये सही नहीं गलत है। डायनोफ्लेजिलेट में तो अनुपस्थित होती हैं दो, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ और हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं तो दो होती हैं। जो डायग्राम जिसको कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, एक हाथ से निकलती है और एक ऊपर से निकलती है, वो दो होती हैं इसमें, ये गलत है इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका एक तो फर्स्ट राइट था और एक थर्ड राइट था, ए एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 148 का। चलो इसको मिलाते हो, मैचिंग करते हैं, ठीक है। 149 P680 P700, तो PS700 जो होता है हमारा, ये होता है 680 होता है पहले PS सेकंड का, और PS1 जो होता है वो होता है 700, और LSC होता है हमारा एनीटीनी, और जी डी हमारा प्लास्टोक्विनोन जो होता है अपचायक वाहक। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया नीचे सुमित करना, इसमें मैचिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। चलिए मैचिंग करते हैं इनको। वसा का आर क्यू, वसा का जो आर क्यू होता है वो 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी सेकंड और फोर्थ में भी सेकंड है, ठीक है। फिर दिया गया किण्वन का निष्कासित ऊर्जा, किण्वन में जो निष्कासित ऊर्जा होती है वो 7 से कम होती है। ग्लूकोज का आर क्यू, ग्लूकोज का जो आर क्यू होता है 1 और किण्वन में नेट एटीपी का उत्पादन 2। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी बॉटनी कंप्लीट होती है। 50 क्वेश्चन, बॉटनी 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है रहा वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम जूलॉजी कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आपके कितने सही हुए इसमें 50 में से आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ज़रूर, और शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कमेंट दोनों करना, और शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट नंबर 2 जूलॉजी मेजर टेस्ट 1